हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल एसएससी जीके हब में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं गुप्त साम्राज्य से जुड़े हुए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ये आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आप इन प्रश्नों को पहले आप स्वयं से हल करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद जो वीडियो में आंसर बताया गया है, आप इसके बताए गए आंसर से आप अपने आंसर को मिला लें। इस प्रकार आप अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे कि आपकी गुप्त साम्राज्य से संबंधित जानकारी कितनी है। बच्चों, अगर इस वीडियो सेशन में बताए गए जो भी आंसर हैं, अगर आपको आंसर को लेकर के डाउट हो, सस्पिशन हो, कुछ क्वेरीज हो, तो आप इसके लिए कमेंट बॉक्स का सहारा ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट सवाल से। सवाल क्या कर है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी। यह प्रश्न एक बार नहीं, ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं विभिन्न एग्जाम्स में। आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं: कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त। बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आप तुरंत इसको जज कीजिए। बच्चों, इसका राइट आंसर होना चाहिए कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने सबसे पहले बौद्ध विहार के लिए जमीन दिया और यही बाद में बौद्ध विहार जो है ना, वो नालंदा मतलब विश्वविद्यालय में वो परिवर्तित हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है ना, कुमारगुप्त प्रथम द्वारा किया गया। ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 का राइट आंसर जो होगा वो बी होना चाहिए। आते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गुप्त शासक जिसने हुनों को पराजित किया था वो कौन है? गुप्त शासक जिसने हुनों को पराजित किया था: समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, रामगुप्त। बच्चों, इसका राइट आंसर होना चाहिए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था वो गुप्त वंश का, गुप्त साम्राज्य का अंतिम महान शासक था। इसके शासन काल में हुनों का आक्रमण हुआ, लेकिन इसने हुनों के आक्रमण को विफल कर दिया। लेकिन बाद के आप वर्षों में आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि हुन के आक्रमण जो थे वो फिर शुरू हो गए स्कंदगुप्त के बाद, और ये गुप्त साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण भी बना। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। 2 का राइट आंसर सी होगा। स्कंदगुप्त वाज द फर्स्ट इंडियन हु हैड डिफीटेड हुन्स। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। नंबर आते हैं नंबर 3 में। परमाणुवाद किस दर्शन का मूल सिद्धांत है? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है: न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन और योग दर्शन। प्राचीन भारत में षड दर्शन यानी कि 6 दर्शन की कल्पना की गई है। षड दर्शन की कल्पना की गई है और इसमें जो वैशेषिक दर्शन है ना, इसका संबंध परमाणुवाद से है, या हम यूं कह सकते कि परमाणुवाद का संबंध वैशेषिक दर्शन से है। हमारा 3 का राइट आंसर जो होगा वो बी होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, कौन था? चलिए आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है: चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त। बच्चों, इसका राइट आंसर होना चाहिए, थोड़ा आप गेस कीजिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए चंद्रगुप्त द्वितीय होना चाहिए। ठीक है ना। गुप्त शासकों ने बहुत आडंबरपूर्ण इन्होंने उपाधियां ग्रहण की थी। ठीक है ना, और उसमें से एक उपाधि था परम भागवत। इस समय भागवत जो धर्म का ना बहुत ज्यादा विकास हुआ था। गुप्त काल में ना भागवत धर्म का सबसे ज्यादा विकास हुआ था और आमतौर पर जो गुप्त शासक थे ना वो वैष्णवी धर्म को मानने वाले थे। अतः भागवत जैसा उपाधि लेना है ना, इन शासकों के लिए एक आम सी बात थी। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होना चाहिए चंद्रगुप्त द्वितीय। 4 का राइट आंसर सी होगा। आइएगा नंबर 5 में। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? चलिए एक बार फिर से सवाल को देखा जाए। इनमें से कौन, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, गुप्त काल में औषधि मतलब मेडिसिन के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? चलिए, सुश्रुत, सौमिल्य, शूद्रक और शौनक। बच्चों, इसका राइट आंसर होना चाहिए सुश्रुत। सुश्रुत जो थे ये गुप्त काल के एक बहुत बड़े शल्य चिकित्सक थे। इनको शल्य चिकित्सा का ना, है ना, इनको शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है और ये शल्य चिकित्सा को, है ना, किसी बीमारी को ठीक करने का सर्वोत्तम उपाय मानते थे।
तो भारत में शल्य चिकित्सा के जो पितामह हैं वो सुश्रुत हैं, जो कि ये गुप्त काल के ये दौरान थे ये, ठीक है। और ये औषधि के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। तो राइट आंसर हमारा 5 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असत्य है? असत्य युग्म आपको खोजना है। मेघदूत कालिदास, हर्षचरित बाणभट्ट, प्रियदर्शिका हर्ष या हर्षवर्धन आप कह लीजिए, और ब्रह्म सिद्धांत नागभट्ट। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, ठीक है। आपको ये किताब है इधर और इधर लेखक है, इसमें से आपको असत्य चुनना है। तो बच्चों मेघदूत कालिदास का है, दिस इज ओके। चलिए हर्षचरित्र बाणभट्ट का है, ये भी सही है। प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन थे, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर होना चाहिए कौन सा युग्म असत्य है? तो हमारा ब्रह्म सिद्धांत, ठीक है ना, ये ब्रह्मगुप्त का लिखा हुआ है ना, इसको ब्रह्मगुप्त ने लिखा है, नागभट्ट ने नहीं लिखा है। तो इसका मतलब है कि 6 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। आते हैं नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए। चलिए 7 सवाल क्या कर रहा है? चीनी यात्री फाहियान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश का शासक कौन था? मतलब आप इसको दूसरा तरीका से आप ऐसे कह सकते हैं कि किस गुप्त शासक के शासन काल के दौरान फाहियान भारत आया था, ठीक है। चलिए अब इसमें ऑप्शन क्या दिया है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त। 7 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? चलिए चीनी यात्री जो फाहियान था, ये कहने का मतलब है कि 399 एडी में वो भारत आया था और 414 एडी में वो भारत से लौट गया था, चाइना चला गया था। यानी कि लगभग 14 साल वो भारत में रहा और भारत के तत्कालीन इतिहास के बारे में ग्रंथ लिखा। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल के दौरान या शासन काल के दौरान फाहियान नामक चीनी यात्री भारत आया था। यानी कि 7 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर 8 में। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी। इस राजधानी, कौन सी राजधानी द्वितीय राजधानी थी चंद्रगुप्त द्वितीय की? उज्जैन, मालवा, सौराष्ट्र और मेहरौली। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे सवाल हैं और इन सवाल को पहले आप खुद से बनाइए, सीधे वीडियो के आंसर आप ना देखें। सवाल बनाने के पश्चात ही आप वीडियो के आंसर से आप अपने आंसर को टैली करें। इससे आप अपनी जांच स्वयं कर पाने में सक्षम होंगे। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए ए होना चाहिए, उज्जैन। देखिए गुप्त काल में जो विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की 2 राजधानियां थी। जो राजनैतिक राजधानी के तौर पर पाटलिपुत्र था, ठीक है ना, राजनैतिक राजधानी के तौर पर जो राजधानी था वो पाटलिपुत्र था, आप ऐसे समझे, ठीक है। अच्छा, और जो सांस्कृतिक जो राजधानियां थी इस समय, जो सांस्कृतिक जो राजधानी थी वो उज्जैन थी। तो 2 तरह के इन्होंने राजधानी को डेवलप किया था। एक पाटलिपुत्र तो शुरू से था ही, अब उज्जैन भी सांस्कृतिक राजधानी बन चुकी थी कई राजाओं की। तो दूसरी जो राजधानी थी वो उज्जैन थी। हमारा 8 का राइट आंसर हमारा ए होगा। 9 नंबर में आते हैं। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई किस काल में? बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, चलिए मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में और हर्ष काल में। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए गुप्त काल में। गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति में थोड़ी सी गिरावट आ गई, बाल विवाह प्रचलन हो गया, प्रचलन में आ गया। इस समय सती प्रथा को भी देखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 9 का आंसर सी होना चाहिए, ठीक है ना। बाल विवाह की जो स्टोरी है वो शुरू होती है गुप्त काल में। चलिए 9 का आंसर सी होगा। आते क्वेश्चन नंबर 10 में। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त शासन काल में रेशमी वस्त्र का सर्वोत्तम उत्पादक था? कौन सा नगर आप यूं कह सकते हैं कि रेशमी वस्त्र के उत्पादन के लिए जाना जाता था? चलिए पाटलिपुत्र, मुर्शिदाबाद, गाजीपुर और वाराणसी। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए वाराणसी होना चाहिए। 10 का राइट आंसर हमारा डी होगा। आइएगा नंबर 11 में। गुप्त काल में भारत का सर्वाधिक व्यापार संपर्क था किन से? ठीक है ना, रोमन साम्राज्य के साथ, मध्य एशिया के साथ, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ और चीन के साथ। बच्चों इस समय तक जब आप गुप्त काल के इतिहास को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस समय तक रोमन साम्राज्य, जो कि कभी बहुत प्रोस्पेरस कंट्री था ट्रेड के मामलों में, अब इस समय गिरावट पर आ गया था। लेकिन गुप्त काल के शासकों ने जो ज्यादातर जो व्यापार का संपर्क साधा वो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ, ठीक है ना, चीन के साथ भी था, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ
गुप्त शासकों ने व्यापार किया, लेकिन जो सर्वाधिक जो व्यापार हुआ था वो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ हुआ था। तो इसका मतलब है कि 11 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। आते हैं नंबर 12 में, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ठीक है, चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य को, पुष्यमित्र को, कनिष्क को और समुद्रगुप्त को। प्राचीन भारत नहीं भी कहेगा तो हम ऐसे भी बहुत बार पूछा गया है, ये सवाल बहुत टू मच रिपीटेड है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो विजय अभियान था, व्यापक विजय अभियान, समुद्रगुप्त ने 12 दक्षिणी, है ना, दक्षिण भारत के राजाओं को हराया था। 12 दक्षिण भारत के राजाओं को पराजित किया था समुद्रगुप्त ने। इसके अलावा 9 आर्यावर्त के राजाओं को हराया था। ठीक है ना, 9 आर्यावर्त के राजाओं को हराया था। तो इन्होंने बहुत व्यापक तौर पर इन्होंने विजय अभियान रखा। ये काफी साहसिक थे और इसी के कारण, है ना, विसेंट स्मिथ, इसको कहने वाला कौन था? विसेंट स्मिथ। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है, तो वह विसेंट स्मिथ ने कहा है। तो ये बहुत आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव बात है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 12 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। 12 का राइट आंसर डी होना चाहिए। आते हैं नंबर 13 में, करें कि कला के किस क्षेत्र में गुप्त काल में असाधारण उन्नति हुई थी? बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्रेस हुआ था। किस क्षेत्र में? कला के किस क्षेत्र में गुप्त काल में सबसे ज्यादा प्रगति हुआ था? वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और मुद्रा कला। बच्चों, इस समय अगर आप देखेंगे गुप्त काल में, तो वास्तुकला में कुछ खास प्रगति नहीं हुआ था। वास्तुकला कभी भी गुप्त काल का मेजर चीज नहीं था। ठीक है, सबसे ज्यादा जो प्रोग्रेस हुआ था, सबसे ज्यादा जो उन्नति हुआ था वो चित्रकला, और खासतौर पर अजंता की जो गुफाओं का जो चित्र है ना, वो तो बहुत ही और बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। तो चित्रकला में सबसे ज्यादा मतलब उन्नति हुई थी गुप्त काल के दौरान। चलिए, तो हमारा राइट आंसर, हमारा 13 का राइट आंसर सी होना चाहिए। आते हैं नंबर 14 में, अंतिम गुप्त शासक कौन था? अंतिम वाला सवाल अक्सर पूछता है, संस्थापक और अंतिम, ये दो सवाल आपको बार बार देखने को मिलेंगे। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, पहले ऑप्शंस को देखते हैं, भानुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त और विष्णुगुप्त तृतीय। बच्चों, इसका राइट आंसर होना चाहिए विष्णुगुप्त तृतीय। विष्णुगुप्त तृतीय जो था वो अंतिम गुप्त शासक था। तो हमारा 14 का राइट आंसर हमारा ये होना चाहिए। आते नंबर 15 में, क्या कर है सवाल कि गुप्त काल में वराहमिहिर ने प्रसिद्ध पुस्तक बृहत संहिता की रचना की। एक बार सवाल को फिर से सुना जाए। गुप्त काल में वराहमिहिर, ठीक है ना, ने प्रसिद्ध पुस्तक बृहत संहिता की रचना की। यह किस विषय पर आधारित प्रबंध था? चलिए, हम पहले ये समझ ले कि वराहमिहिर क्या थे। तो वराहमिहिर बहुत बड़े, आप ऐसे समझिए कि वैज्ञानिक, एक बहुत बड़े खगोल शास्त्री, एक बहुत बड़े ज्योतिष शास्त्री थे ये। तो इनका जो बृहत संहिता था वो किस टॉपिक पर था? खगोल विज्ञान, शासन कला, चिकित्सा के आयुर्वेद पद्धति और अर्थशास्त्र। चलिए, ये बहुत बड़े अर्थशास्त्र ज्ञाता नहीं थे, यहां से कैंसिल। अच्छा, ये चिकित्सा के भी क्षेत्र से नहीं जुड़े थे, अतः ये कैंसिल। इनका शासन से कोई दिक्कत मतलब नहीं था, यानी कि हमारा बी कैंसिल। तो ये खगोल विज्ञान से मतलब रखते थे, बहुत बड़े ये खुद एस्ट्रोनॉमर थे। तो हमारा राइट का आंसर होना चाहिए 15 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आते हैं नंबर 16 में, करे क्या गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए अधिकांश सिक्के किस धातु के थे? आप ऐसे समझिए कि गुप्त शासक ज्यादा से ज्यादा किस धातु से बने सिक्के का प्रचलन किया था। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होना चाहिए, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, स्वर्ण, रजत, कांसा और तांबा। बच्चों, इसका राइट आंसर होना चाहिए स्वर्ण। प्राचीन भारत में अगर किसी वंश ने, किसी साम्राज्य ने सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्का जारी किया तो वह गुप्त शासकों ने सर्वाधिक संख्या में इन्होंने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा 16 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आइएगा नंबर 17 में, कह रहे क्या अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी, जो अजंता पेंटिंग है, वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव मत से और शैव मत से। बच्चों, इसका राइट आंसर होना चाहिए बी, है ना, बौद्ध मत से, बौद्ध धर्म से। ये बौद्ध धर्म से बुद्ध के, भगवान बुद्ध के बहुत सारी पेंटिंग्स मिलेंगे अजंता में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और असाधारण है। तो अजंता की जितनी भी चित्रकारी है, उस सभी का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है।
ठीक है, यानी कि हमारा 17 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आते हैं नंबर 18 में, एरन अभिलेख। एक बार फिर से सुना जाए, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ठीक है, चलिए ऑप्शन आपके सामने दिया है, ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और भानुगुप्त। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए भानुगुप्त। ठीक है ना, भानुगुप्त से एरन अभिलेख का संबंध है। ठीक है ना, चलिए नंबर आते हैं नंबर 19 में। चलिए, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? कविराज किसका एक और उपाधि था? श्रीगुप्त का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, समुद्रगुप्त का और स्कंदगुप्त का। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए समुद्रगुप्त। ठीक है ना, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। ये बहुत बड़े कवि भी, स्वयं में एक बहुत बड़े कवि थे। समुद्रगुप्त के शासन काल में जो सिक्के बने हैं उस पर समुद्रगुप्त को ना वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस गुप्त शासक को, है ना, उस काल के बने सिक्के पर, जो सिक्का जो बना तो उस काल के बने सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो वह है समुद्रगुप्त, वह है समुद्रगुप्त। यानी कि 19 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। आते हैं नंबर 20 में, कर है क्या, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? पहले के जितने भी प्रशस्ति पत्र लिखा जाता था तो किसी राजा के जो राजकवि होते थे ना, आमतौर पर वही लिखते थे। चलिए, अब इसमें आपको बताना है क्या कि जो हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ठीक है, समुद्रगुप्त का, अशोक का, कनिष्क का और चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए समुद्रगुप्त। ठीक है ना, हरिसेन का संबंध कनिष्क और चंद्रगुप्त द्वितीय से नहीं है, पहले आप इसको ऐसा समझ लें, हरिसेन का संबंध समुद्रगुप्त से है। तो इसका राइट आंसर 20 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। आते हैं नंबर 21 में, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां से मिलता है? ठीक है, चलिए, भीतरगांव लेख से, विलसद स्तंभ लेख से, एरन अभिलेख से और भीतरी स्तंभ लेख से। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए, है ना, एरन अभिलेख से। अभी थोड़ा देर पहले बात हुआ है, एरन अभिलेख का संबंध किससे? भानुगुप्त से है। एरन अभिलेख का संबंध किससे? भानुगुप्त से है। और इसी अभिलेख में 510 एडी में, है ना, हमें पहले सबसे पहली बार सती, है ना, प्रथा का उल्लेख मिलता है। 510 एडी में सबसे पहली बार हमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। यानी कि 21 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आते 22 में, करे क्या, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मंदिर सबसे पहले किस काल में बनाया गया? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, सिंधु काल में? बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए गुप्त काल में। सबसे पहले भारत में जो मंदिर का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ है ये गुप्त काल में हुआ है। यानी कि हमारा 22 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आते 23 में, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, 10 सेकेंड, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 10 सेकेंड पढ़ेंगे, ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? ये वीबीआई सवाल है बच्चों, ये वीबीआई सवाल है। ठीक है ना, कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? चलिए, शकों के उन्मूलन के बाद, पहला ऑप्शन, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, दूसरा ऑप्शन, चांदी के सिक्के जारी करने पर, तीसरा ऑप्शन, और उपयुक्त सभी। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए, है ना, शकों के उन्मूलन करने के बाद। जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जब शकों को हराया, पश्चिमोत्तर भारत से, पश्चिमी भारत से शकों को फिनिश किया, तो इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, और शकों के उन्मूलन करने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को कहा गया है सकारी। इनका एक और नाम है सकारी। सकारी क्यों? क्योंकि इन्होंने शकों का उन्मूलन किया था, शकों को सफाया किया था। यानी कि हमारा 23 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आते नंबर 24 में, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ठीक है, चलिए, शिव, विष्णु, बुध और सूर्य। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए विष्णु, है ना, इसका राइट आंसर होना चाहिए विष्णु। इस समय गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म, विशेष तौर पर वैष्णव धर्म का बहुत बड़ा उन्नति हुआ है। इसमें दशावतार मंदिर बना, दशावतार मंदिर में भगवान विष्णु को दिखाया गया है। ठीक है ना, सही है, मतलब शेषनाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु को दिखाया गया है। दशावतार मंदिर गुप्त काल में बना हुआ सबसे बेस्ट मंदिर में से एक है। ठीक है, और इसमें भगवान, इस काल में ना भगवान विष्णु की महिमा की में वृद्धि हुई है। तो 24 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। आइएगा 25 में, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्नलिखित में से कौन है? अभी बात हुआ है,
भीतरगांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर। ये देखिए, ये तिगवा और भूमरा ये दोनों जो है ना वो एमपी में है, ये दोनों जो है ना एमपी में है, ये आपका यूपी में है, ठीक है ना, ये भी है झांसी में है, ठीक है ना। चलिए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर सबसे बेस्ट सर्वोत्कृष्ट मंदिर का उदाहरण है, यानी कि हमारा 25 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। आइएगा 26 में सवाल क्या कर रहा है, सुदर्शन झील का मरम्मत, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाया था। सुदर्शन झील का जो फर्स्ट रिपेयरमेंट था उसने उसको रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। चलिए, इसकी मरम्मत दूसरी बार किसने कराया था, पहली बार तो रुद्रदामन, जैसे सवाल कर रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, सवाल कर रहा है, जैसे कि सबसे पहले मरम्मतीकरण का काम रुद्रदामन ने किया, तो दूसरी बार इस काम को किसने किया था, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर होना चाहिए स्कंदगुप्त, ठीक है ना। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से हमें सुदर्शन झील के मरम्मत के बारे में जानकारी मिलती है, तो हमारा 26 का राइट आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए। आइएगा 27 में, निम्नलिखित में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा जो क्षेत्र था वो चंद्रगुप्त प्रथम ने जब लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया तो उसको दहेज के रूप में क्या मिला, उज्जैन, वैशाली, प्रयाग और साकेत। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए वैशाली, ठीक है ना, दहेज के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम को वैशाली मिला था, यानी कि 27 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आइएगा 28 में, चलिए, गुप्त शासकों ने नामक एक कर लगाया, ठीक है ना, एक बार फिर से देखा जाए, गुप्त शासकों ने नामक एक कर लगाया जो हल कर था, हल रखिएगा तो कर देना होगा, और इसे प्रत्येक उस खेतियर से लिया जाता था जो एक हल रखता था, यानी कि हल रखने पर आपको कर देना है। तो चलिए, इस कर का नाम क्या है, हिरण्य। चलिए, शुल्क, हलीवा कर और कर, तो ह से हल और ह से हलीवा, यहां से आप ट्रिक देख सकते हैं ये फटाक से ये कैसे बन गया, तो 28 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए, 28 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। आइएगा 29 में, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असत्य है, आपको असत्य युग्म खोजना है। चलिए, इधर कर है और इधर विषय है, यानी कि किस विषय से जुड़े हुए कर को हम क्या कहते थे। चलिए, भाग, भूमि उपज का 1/6 भाग होता था, उद्रांग एक प्रकार की भूमि कर था, ऊपरी कर एक प्रकार का भूमि कर था, ये भी था, और शुल्क क्या था, विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगा कर को शुल्क कहा जाता था। पहले इसमें से आपको चुनाव ये करना है कि इसमें से कौन सा असत्य है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका बच्चों राइट आंसर होना चाहिए डी होना चाहिए, ठीक है ना। विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगे कर को भूतावत प्रया है ना, भूतावत इसका नाम दिया गया था, भूतावत प्रत्यय, इसका नाम दिया गया था भूतावत प्रत्यय। क्या था, विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगने वाला कर था, ये ठीक है। भूमि उपज का 1/6 भाग है ना को भाग कहा जाता था। अच्छा, उद्रंग क्या था, एक अस्थाई आप ऐसा समझिए, अस्थाई कृषक से ये लिया जाने वाला ये कर था। ऊपरी कर ऊपरी कर का क्या मतलब था, जो अस्थाई है ना, जो कि अस्थाई तौर पर जो खेती करे उससे लिया जाने वाला ये कर था, तो अस्थाई कृषकों से लिया जाने वाला कर था, ये लिया जाने वाला कर था, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर डी होना चाहिए, डी गलत है। विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगने वाले कर को क्या कहा गया था, भूतावत प्रत्यय, यानी कि शुल्क यहां पर गलत है, यानी कि हमारा 29 का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। आइएगा इसके बाद नंबर 30 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको सत्य कथन चुनाव करना है। विक्रम संवत 57 BC से आरंभ हुआ, शक संवत 78 AD से आरंभ हुआ, और गुप्त संवत 1319 AD से आरंभ हुआ। बच्चों, अब इसमें देखा जाए कि इसमें राइट आंसर क्या है। चलिए, 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3, और इनमें से कोई नहीं। चलिए, विक्रम संवत 57 या 58, कहीं कहीं आपको 58 भी मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 57 या 58 BC से आरंभ हुआ, ये वाक्य ठीक है। चलिए, शक संवत 78 AD से प्रारंभ हुआ, ये भी लाइन ठीक है।
गुप्त संवत जो है वो 319 एडी से आरंभ हुआ, ये भी सही है। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, 1, 2 एंड 3 होना चाहिए। यानी कि 30 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। बच्चों आज के टोटल हम लोगों ने 30 सवाल किए हैं, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत और बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। बच्चों अगर आप हमारे चैनल SSCG के हब को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर ले। आप अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।